हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आज अपने बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में मार्केट सेगमेंटेशन में बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन या बाजार विभक्तिकरण के क्या आधार हैं, इस पर चर्चा करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, बाजार विभक्तिकरण के जो आधार हैं कि किस आधार पर बाजार को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, इसके लिए अनेक विद्वानों ने अपने प्रकार से इसको बताया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है फिलिप कॉटलर एंड स्टैंटन के अनुसार। इन्होंने 4 प्रमुख आधार बताए जिसके बेस पर अपने बाजार का विभक्तिकरण कर सकते हैं और जो काफ़ी हद तक उचित प्रतीत होता है। तो उसमें पहला जो आता है वो आता है ज्योग्राफिकल बेस या ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। तो इसमें भौगोलिक आधार पर बाजार का विभक्तिकरण। तो पहला जो उन्होंने आधार फिलिप कॉटलर और स्टैंटन ने बताया कि जो भौगोलिक आधार है, अर्थात आप किसी भी एक देश, उस देश के अंतर्गत पाए जाने वाले डिफरेंट प्रकार के अपने कहते हैं जो स्टेट्स हैं या प्रदेश हैं, विभिन्न उनके जो नगर हैं, शहर हैं या हम कह दें कस्बे हैं, गांव हैं, इसके साथ साथ जो उसकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जैसे उसमें अपने कह दें उन शहरों का जलवायु कैसा है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, और इसके साथ साथ उसमें जो हिल एरिया है या फील्ड एरिया है, या हम ये दूसरे तौर पर कह दें कि जो दूसरे उसके भूभाग हैं, उसके कौन कौन सी परिस्थितियां वहाँ किस प्रकार से विद्यमान है, इन सब को समझते हुए हम क्या करेंगे, उस प्रदेश, स्टेट का कह दें, उस देश का कह दें, हम बाजार विभक्तिकरण इन बातों को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। तो इसको हमने कहा ज्योग्राफिकल आधार पर बाजार विभक्तिकरण। इसमें क्या आएगा, उन अलग अलग भागों में, खंडों में रहने वाले, मान लो कोई पहाड़ी एरिया में लोग रहते हैं तो उनके ग्राहकों की किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, पसंद नापसंद क्या है, उनकी क्रय की सोच क्या है, उनकी परिस्थितियां कैसी हैं, या कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो बिल्कुल ठंडे हैं, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो बहुत अधिक गर्म हैं। तो इनकी भौगोलिक परिस्थितियों को, उनके एनवायरनमेंट को, उनको अन्य परिस्थितियों को समझते हुए हम क्या करेंगे, उनको बाजार सेगमेंटेशन किया जाएगा और उस आधार पर हम अपने विपणन कार्यक्रम उन बाजारों में जो छोटे छोटे हम खंड बनाएंगे उसमें विपणन कार्यक्रमों को निर्धारित किया जाएगा, चलाया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अपने कह दें कि मान लो कोई हिल एरिया है या माउंटेन एरिया है जहां पहाड़ ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर वहां ठंड ज़्यादा होगी, ये मान लेते हैं। तो वहाँ पर गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ऊनी कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी स्थिति में हमारी प्रायोरिटी वहाँ इस प्रकार की रहेगी। इसके साथ साथ अगर कोई वाहन कंपनी है तो ऐसे एरिया में प्राय वाहन विशेष प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं या उनकी संख्या भी कम हो सकती है। तो इस बात को भी मद्देनजर रखा जाएगा बाजार विभक्तिकरण करते समय। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम बाजारों का निर्धारण करेंगे, बाजारों के खंड का निर्माण करेंगे। दूसरा इसमें आता है प्रमुख पॉइंट, डेमोग्राफिक बेस या डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। देखिए, जनसंख्या के आधार पर हम बाजारों का विभक्तिकरण कर सकते हैं, बाजारों को छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। इसे जनांक आधार भी कहा जाता है कि जनांक की आधार पर बाजार विभक्तिकरण। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारी जनसंख्या है किसी देश की, किसी प्रदेश की या किसी बड़े शहर की, कस्बे की, उसमें डिफरेंट टाइप से हम उसको क्या करेंगे, आधार लेते हुए बाजार खंड का निर्माण करेंगे। जैसे आयु के आधार पर हम देखेंगे कि कितने व्यक्तियों की आयु क्या है, तो निश्चित तौर पर एक विशेष वर्ग के आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनकी डिजाइन, उनके फैशन, रुचि, सोच, उनके को जो दिया जाने वाला विज्ञापन है, संदेश है, तो उनके आधार पर हम क्या करेंगे, खंड का निर्माण करेंगे। तो आयु के आधार पर हम कह दें, हम क्या कर सकते हैं कि जनसंख्या में जो हमने विभक्तिकरण का आधार लिया है या जनांकी अधिकार जो लिया है जनांक की, तो उसके आधार पर हम बाजार विभक्तिकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लाइफस्टाइल के ऊपर कि उनका लाइफ साइकिल कैसा है, इसके आधार पर भी उनका बाजार हम विभक्तिकरण करेंगे कि उनकी सोच कैसी है। जैसे उनका
कुछ विवाहित परिवार हैं तो निश्चित तौर पर उनकी सोच एक जैसी होगी या काफ़ी हद तक सिमिलरिटी होगी उसमें। कुछ अविवाहित हैं, कुछ तलाकशुदा हैं या कुछ अन्य प्रकार से। तो जिस प्रकार से लोगों की लाइफ साइकिल है, इसके बेस के ऊपर भी हम उसको एक आधार बना सकते हैं बाजार विभक्तिकरण का। ऐसे सेक्स और जेंडर के आधार पर हम कह दें, इनकम के बेस पर, उनकी आय क्या है उसके आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर। तो ये कुछ प्रमुख आधार हैं जो जनसंख्या के आधार पर हम बाजार विभक्तिकरण करते हैं। कौन कौन से? जिसमें मैंने आपको बताया कि डेमोग्राफिक बेस में आयु के आधार पर, एज के आधार पर, हम लाइफ साइकिल के आधार पर, या हम कह दें जेंडर के आधार पर, सेक्स के आधार पर, आय के आधार पर, इनकम, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन, इसके आधार पर हम इनका बाजार विभक्तिकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, साइकोग्राफिक बेस या साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। हम इसमें मनोविज्ञान के आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर, मनोदशा के आधार पर भी बाजार का निर्माण करते हैं, बाजार के खंड का निर्माण करते हैं। जिसमें किन बातों को शामिल किया जाता है? बाजार के जो उभरे उपभोक्ता हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी पर्सनैलिटीज़ कैसी हैं, उनकी जीवन शैली, उनका व्यक्तित्व, उनकी जीवन के मूल्य क्या है, लाइफ उनकी वैल्यूज़ क्या है, और इसके साथ साथ हम उसके अंतर्गत जो उपभोक्ताओं की संस्कृति है, या हम ये कह दें व्यक्तियों की सामाजिक स्तर, पारिवारिक परिस्थितियाँ या ग्राहकों का आपस में व्यवहार, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करते हैं? हम बाजार को मनोवैज्ञानिक आधार पर इसको बांटते हैं। जिसमें हम कहते हैं उनकी पर्सनालिटीज़, जैसे उसके व्यक्तिगत सोच क्या है, वो ईमानदार व्यक्ति हैं, परिश्रम व्यक्ति हैं, स्वाभिमानी हैं, और उनकी डायनेमिक सोच है या नहीं है, या ट्रेडिशनल सोच है, और या वो बिल्कुल आलसी हैं, कमज़ोर हैं, या उनकी हम कह दें कि रूढ़िवादी सोच है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा? बाजार का विभाजन करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम ये कह दें कि वास्तव में वो व्यक्ति किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, अर्थात उनकी वैल्यूज़ ऑफ लाइफ क्या है, किस प्रकार की उनकी भावनाएं हैं, क्या वो आपस में कूल वातावरण में रहते हैं या जाति अन्य कारण से उनमें आपस में बहुत अधिक मतभेद हैं। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए, इसके साथ साथ हमें उनका जो क्रेता व्यवहार है, हम ये कह दें कि उनका जो बायर बिहेवियर है, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि उनकी सोच क्या है। बहुत से देशों में ऐसा होता है कि व्यक्ति खूब कमाते हैं, खूब खर्च करते हैं, उनकी इस प्रकार की संस्कृति होती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, या उनकी बचत की प्रवृत्ति है, वो पराए बचत करना पसंद करते हैं, कम खर्च करते हैं। तो इस प्रकार, या शादी समारोह में उनके किस प्रकार के फंक्शन होते हैं, या सामाजिक फंक्शन किस प्रकार से करते हैं, कितना उसमें खर्च किया जाता है, इन सब बातों के आधार पर हम क्या करेंगे? मनोवैज्ञानिक आधार पर बाजार का विभक्तिकरण करेंगे। और फोर्थ पॉइंट इसमें आता है बिहेवियर बेसिस, या बायर हम कह दें बिहेवियर सेगमेंटेशन, कि उपभोक्ताओं का वास्तव में क्रय का आधार क्या है, या उनका क्रय के बारे में किस प्रकार की सोच है। तो उसमें हम उनके क्या है, बायर्स ओकेजन्स कैसे हैं, बाइंग ओकेजन कैसे हैं, कि अर्थात क्रय अवसरों पर वो क्या उसका इंतजार करते हैं, उनको कोई छूट आदि दी जाती है, या कोई फेस्टिवल ऑफर आती है, वो इस प्रकार के अवसरों में किस हद तक वो बाजार में अपनी परचेजिंग करते हैं, बाजार में अपनी वस्तुओं को क्रय करते हैं। इसी प्रकार हम ये कह दें कि उनके आपस में बेनिफिट्स थॉट क्या है, अर्थात उनकी लाभ की अभिलाषा क्या है, कि ग्राहक बाल खरीदते समय लाभ के संबंध में सोचते हैं कि वास्तव में उन्हें एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, या एक के साथ दो चीज़ फ्री मिल रही है। अगर इस प्रकार की सोच है और उसमें वो अधिक से अधिक परचेज करते हैं, माल अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीदते हैं, तो उस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार उनके वो किसी भी ब्रांड के बारे में, या किसी भी हम कह दें प्रोडक्ट के बारे में उनकी लॉयल्टी क्या है, इस बात को हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। इसी प्रकार बाजार में कोई भी नया प्रोडक्ट लाया जाता है तो उस समय उनकी कितनी उत्सुकता रहती है, किस आधार पर वो उसको देखते हैं, वेट एंड वॉच करके खरीदना चाहते हैं, या तुरंत नए प्रोडक्ट की ओर वो आकर्षित होते हैं। इन और उनकी इसके साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट के बारे में क्या वो पॉजिटिव सोच रखते हैं, या जिसको वो प्रयोग कर रहे हैं उसको ही प्रयोग करना चाहते हैं, नई चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमें इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमें जो बिहेवियर है उसको समझना पड़ेगा क्रेता के, और उसके आधार पर हम क्या करेंगे? बाजार का विभक्तिकरण करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था बाजार विभक्तिकरण बेस। आज उसको अपने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।